हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉर्म। हम पढ़ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल का सेकंड फेज और सेकंड फेज में हमने 36 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन से। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम और इस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी यूपीएससी में डायरेक्ट आए हैं। कल भी हमने देखा था कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन रहा था, तो बिल्कुल आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपको पता है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर इसको देखें। इसके बाद एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे, एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या पूछा जाता है। ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको जब तक आप एमसीक्यू नहीं बनाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन से। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। इसमें दिया हुआ है आपका एक्ट और इवेंट्स और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट, सॉल्ट मार्च, चौरी चौरा इंसिडेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मतलब कौन किससे मैच करता है, ये एक्चुअली हमें बताना है। तो हमें पता है रॉलेट एक्ट जो आता है वो 1919 में आता है। सॉल्ट मार्च जो होता है एक्चुअली 1930 में होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो होता है 1922 में होता है और इसी के साथ ही विड्रॉल कर लिया जाता है एनसीएम को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 1931 को होती है और इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्ट लेते हैं। गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, यानी कांग्रेस जो है वो सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्ट लेती है। इसके पहले होता है क्या, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो होता है वो मेनली क्या होता है, ईज करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्ट करने के लिए, किस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रॉलेट एक्ट जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। ब्लैक एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अरेस्ट कर लिया जाता था बिना वारंट का ही। ठीक है, और इसमें मतलब क्या बोलते हैं, नो वकील नो अपील वाली सिस्टम थी। इसको ड्रैकनियन लॉ भी कहा जाता है और ये मेनली क्या करता है, कर्व करता है सिविल लिबर्टीज को। सॉल्ट मार्च होता है 1930 में होता है, मार्च से अप्रैल में होता है और ये इसके साथ ही गांधी जी स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1920, 4 फरवरी कहीं देखने को मिलता है, कहीं पे 5 फरवरी देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश में होता है और उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस में होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लंदन में होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को, और गांधी जी इसमें पार्ट लेते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अभी हमने जस्ट देखा वो होते हैं महात्मा गांधी, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस कॉन्फ्रेंस का कि एक वे पेव करना टू फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। एक्चुअली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आता है किस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए ही इसको लाया जाता है, बात करने के लिए लाया जाता है, डिमांड देखने के लिए लाया जाता है। इट वॉज ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें जो कांग्रेस होती है वो पार्ट लेती है, यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही सिर्फ कांग्रेस पार्ट लेती है। बिसाइड्स कांग्रेस द कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो अटेंडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 3 पार्टीज। तो कांग्रेस के अलावा और कौन कौन सी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो वो होती है मुस्लिम लीग, प्रिंसली स्टेट एंड BR अम्बेडकर। कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लंदन में वो इनकंक्लूसिव होता है, लेकिन इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। गांधी जी आ जाते हैं और फिर से रिज्यूम कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द कराची सोल्यूशन ऑफ कांग्रेस इन 1931 एडवोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो जो कराची सेशन होता है 1931 का वो एडवोकेट करती है किस चीज़ को, कौन से इश्यूज को, ये हमें बताना है। State shall not own or control key industries of the services. State shall hand over the key industries and services to the Indian business group. State should allow the Indian business group to invert 50% of the capital. State should own or control key industries and the services. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग कराची सेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कराची सेशन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, क्योंकि स्टेट शुड ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। कराची सेशन आता है 1931 में और वो एडवोकेट करता है स्टेट की ऑनरशिप को की इंडस्ट्रीज के लिए और सर्विसेज के लिए, जैसे कि माइंस हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, इनको।
और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी जो होती है और कौन से रिफॉर्म्स चाहती है, कराची सेशन के द्वारा बेसिक सिविल राइट्स लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमें पता है कि हमारी जो इलेक्शन सिस्टम है, हमें वोटिंग राइट है 18 ईयर्स के टाइम पे ही, और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, आर्टिकल 326 है, ये ध्यान रखना है आपको। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, बेटर लिविंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स। द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज एडोप्टेड बाई कांग्रेस एट इट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन जो होता है वो कब एडोप्ट किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, ये हमें बताना है। तो वो नन अदर देन कराची सेशन होता है 1931 का। कराची सेशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और इसी जो कॉन्फ्रेंस होता है, सेशन होता है, कांग्रेस जो पार्टी हो वो अडॉप्ट करती है इकोनॉमिक पॉलिसी जो रिप्रेजेंट करती है पार्टी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को। और ये ड्राफ्ट किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इकोनॉमिक पॉलिसी को ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1932 ब्रिटिश गवर्नमेंट announced separate electorate for the untouchable caste. Gandhian leader welcomed this decision. Given separate electorate was part of the divide and rule policy. बिल्कुल, जो 1932 है, गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस करती है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल कास्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हो गई थी, 1909 से ही स्टार्ट कर दी गई थी, जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। 1919 में उसको बढ़ा के एंग्लो इंडियन सिखिज्म को भी बना दिया गया था, दे दिया गया था। इंडियन लीडर्स इस चीज़ को अपोज करते हैं। गांधी जी यरवदा जेल में ही रहते हैं और इस चीज़ को अपोज करते हैं कि ये हमारे कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी को, हमारी जो सोसाइटी है उसको फ्रेगमेंट कर देगी कम्युनल लाइन्स पे, ठीक है। और जिससे क्या हो जाएगा, एक्चुअली ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो इस फ्रेगमेंटेशन के साथ ही खत्म हो जाए। गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट वाज पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल, तो 1 और 3 हमारा सही है, सेकेंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट सी हमारा राइट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर जो रैमसे मैकडोनाल्ड होते हैं 16 अगस्त 1932 को अनाउंस करते हैं कम्युनल अवार्ड को, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, अनाउंस होता है आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 का। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कभी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया था, उसके बाद स्टार्ट हो गया था सिविल डिसोबीडियंस में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लेती है कौन, कांग्रेस पार्ट नहीं लेती है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को प्रमोट किया जाए, और इसके लिए वो कम्युनल अवार्ड को प्रमोट करते हैं और एक्सटेंड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जिनको अभी हम शेड्यूल कास्ट भी कहते हैं, और अदर माइनॉरिटीज के लिए। और गांधी जी के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। इट वॉज डिक्लेयर बाय द गांधी जी फॉर मोर देन वंस दैट द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वन अटेम्प्ट्स टू डिवाइड एंड डिटैच द सेपरेट क्लास फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द हिंदू। तो मतलब हिंदू कम्युनिटी में ही डिवाइड करना, और ऑलरेडी वो रीजनल मतलब रिलीजन के नाम पे जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी उसको वो डिवाइड कर चुके थे, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता पार्टीशन ऑफ इंडिया के रूप में। 42 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं। इन विच ईयर द चैम्बर ऑफ प्रिंस वाज क्रिएटेड टू इनेबल द प्रिंसेस टू मीट एंड डिस्कस अंडर ब्रिटिश गाइडेंस मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हमें बताना है कि कौन सी ईयर में चैम्बर ऑफ प्रिंस क्रिएट किया जाता है, किस लिए, टू इनेबल द प्रिंस टू मीट एंड डिस्कस अंडर द ब्रिटिश गाइडेंस मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। तो वो होता है 1920 में। 1920 में क्या होता है, चैम्बर ऑफ प्रिंस जो होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, किंग एम्परर जो होते हैं जॉर्ज 5th। प्रोक्लेमेशन होता है इसका 23 दिसंबर 1920 को, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद इसको एसेंट दे दिया जाता है, ठीक है। और ये फॉरम होता है रूल्स in which the rulers of the princely states of India could voice their needs and aspiration to the colonial government of the British India। जहाँ पर जो कॉलोनियल जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो अपनी नीड्स, एस्पिरेशन, ग्रीवेंसेस को बता सकेंगे किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेट पीपल्स स्ट्रगल। तो स्टेट पीपल स्ट्रगल का रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो ऑल India State People's Conference was formed in the year 1927. Jawaharlal Nehru presided over the conference
और प्रजामंडल इन द ईयर 1928। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो फॉर्म होता है 1927 में। बिल्कुल करेक्ट बात है। जवाहरलाल नेहरू जो प्रिसाइड करते हैं कॉन्फ्रेंस प्रजामंडल इन द ईयर 1928, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो कॉन्ग्लोमरेशन होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट जो प्रिंसलेस स्टेट्स का होता है ब्रिटिश राज में, और जिसको कहा जाता है प्रजामंडल लोक परिषद भी कहा जाता है। और इसका पहला सेशन हेल्ड होता है कहाँ पे, बॉम्बे में 1927 में। और जवाहरलाल नेहरू जी इसको प्रिसाइड नहीं करते हैं प्रजामंडल को 1939 में। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट पीपल्स स्ट्रगल। तो स्टेट पीपल्स स्ट्रगल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। एट त्रिपुरी सेशन कांग्रेस प्रिसाइडेड टू टेक एक्टिव पार्ट इन द स्टेट पीपल कांग्रेस। British used princes to prevent the growth of national unity. Both A and B, neither A और B। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है स्टेट पीपल कांग्रेस के रिगार्डिंग। तो त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस जो होती है वो डिसाइड करती है एक्टिव पार्ट लेने के लिए, किसके लिए, स्टेट पीपल कांग्रेस में। बिल्कुल करेक्ट बात है। ब्रिटिश यूज प्रिंसेस टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिटी, ये भी करेक्ट बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा राइट आंसर। त्रिपुरी सेशन में क्या होता है, कांग्रेस डिसाइड करती है किसके लिए, पार्ट कर लेने के लिए स्टेट पीपल कांग्रेस में। और ये जो सेशन होता है वो प्रिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस जो है इसको प्रिसाइड करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को पसंद नहीं आता है और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन कर देते हैं और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको प्रिसाइड करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो सपोर्ट करती है स्टेट पीपल्स स्ट्रगल को और अर्ज करती है प्रिंसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, और उनको ग्रांट करने के लिए फंडामेंटल सिविल राइट्स को। और ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के साथ ही इंडियन प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश जो है वो यूज़ करती थी उनके अगेंस्ट में, नेशनलिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट में और नेशनलिस्ट ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वॉज फाउंडेड बाई हेडगेवर कौन से ईयर में था। RSS जो हेडगेवर के द्वारा फाउंड किया गया था वो कौन सा ईयर था, ये हमें बताना है। तो वो ईयर था 1925। ध्यान रखेंगे RSS का फॉर्मेशन होता है 1925 ईस्वी में केशव बलीराम हेडगेवर के द्वारा, और ये अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल होता है, रिस्पॉन्स कम्युनल टेंशन बिटवीन द हिंदू और मुस्लिम्स। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द डिकेड ऑफ 1920 इज पॉपुलरली नोन एज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो डिकेड था 1920 उसको कहा जाता है ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। क्यों कहा जाता है ये हमें देखना है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, साइड इफेक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। हमें बताना है यहाँ पे क्या क्या रीज़न रहे थे जिसको 1920s को जो डिकेड होता है उसको पॉपुलरली ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। तो ये तीनों ही रीजन, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ब्रिटिश पॉलिसी जो होती है डिवाइड एंड रूल 1919 का हमने देखा ही, और साइड इफेक्ट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म ये भी हमने देखा। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1920 का डिकेड कहा जाता है, मतलब 1920 का जो टाइम होता है, जो डिकेड होता है, उसको ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के रिगार्डिंग भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होता है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है, और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होते हैं ग्रोथ भी कम होगा। अगर बैकवर्डनेस रहेगी तो ऑब्वियसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो रहेगा वो काफ़ी कम होगा, और स्टार्ट करेंगे एक दूसरे से कॉम्पीट करना लिमिटेड रिसोर्सेज में। ग्रेजुअली जो होगा एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ हेट्रेट हो जाएगा। और आप कॉमनली समझ सकते हैं, ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे तो रिसोर्सेज जब जैसे ही कम होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो खुद की कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा प्रमोट करने लगते हैं, फिर दो कम्युनिटी के बीच में ही हेट्रेट होना स्टार्ट है। अगर वो मान लो वो हिंदू सोसाइटी ही है सिर्फ, तो वहाँ अपर कास्ट लोअर कास्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट में भी अगर कोई एक कम्युनिटी है तो उनके बीच में भी छोटे बड़े क्लासेस का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जहाँ पे भी आपके रिसोर्सेज कम होंगे और लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे डिवीज़न जो हो जाएगा, हेट्रेट जो हो जाएगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फैमिली में अगर देखा जाए तो फैमिली में मेल और फीमेल होते हैं, तो मेल और फीमेल पैट्रियार्कल आ जाती है।
मेल ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं, फीमेल जो है वो कम होती है। तो ये होता है रिसोर्सेज का ऊपर जो लोग कंट्रोल करना चाहते डोमिनेंस के कारण वहाँ पे हेट्रेड की कंडीशन होती है। और ब्रिटिश जो है वो क्या करते हैं उसमें और फ्यूल का काम करती है, इंट्रोड्यूस करती है डिविजनरी पॉलिटिक्स को, सेपरेट इलेक्शंस फॉर माइनॉरिटीज 1919 में, ये हमने देखा था, 1909 में भी देखा हमने, ठीक है। मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो होते हैं वो हिंदू सिंबोलिज्म को यूज़ करने लगते हैं मासेस को यूनाइट करने के लिए, लेकिन ये भी कम्युनलिज्म का रंग धारण कर लेता है। 47वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डिमांड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो चौधरी रहमत अली जो होते हैं वो टर्म कॉइन करते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान। Idea of Pakistan as a separate state was coined for Muslims belonging to Punjab, अफगान, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिमांड ऑफ पाकिस्तान से रिगार्डिंग सही है। पहले बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान जो होता है वो चौधरी रहमत अली ने कॉइन किया था, और पाकिस्तान का जो मीनिंग था वो एक्चुअली क्या था, पाक मीन्स पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का तान, इन सारे जो रीजन को मिला के कॉइन किया गया था पाकिस्तान नामक टर्म। और ये किसके द्वारा किया गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाय द एंड ऑफ 1933 द वर्ड पाकिस्तान बिकेम कॉमन वोकैबुलरी वेयर आई वॉज एडेड टू ईज प्रोनाउंसिएशन। तो पाकिस्तान से पाकिस्तान हो गया और प्रोनाउंसिएशन को ईज करने के लिए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद इकबाल राइटर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मोहम्मद इकबाल जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के राइटर हैं, उन्होंने एम्फेसिस किया था नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट को क्रिएट करने के लिए, और कौन सा सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में, तो वो होता है सेशन 1930 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मोहम्मद इकबाल एम्फेसिस करते क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट को 1930 के सेशन मुस्लिम लीग का, और उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या होता है मुस्लिम लीग का 1930 में, वो क्या बोलते हैं कि फॉर द नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट की वो बात करते हैं, लेकिन वो विजुअलाइज नहीं करते हैं द इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्री इन दैट स्पीच बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इनटू ए ऑटोनमस यूनिट। तो मतलब उनका कोई स्टेट की बात नहीं होती है, वो एक ऑटोनमस यूनिट की बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन की। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कानपुर कॉन्स्पिरेसी। तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी से इनमें से कौन से जो है वो रिलेटेड नहीं है, ये हमें बताना है। तो श्रीपद अमृत डांगे, नलिन गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो नहीं रिलेटेड है आपके कानपुर कॉन्स्पिरेसी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और कानपुर जो कॉन्स्पिरेसी होता है वो ट्रायल होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि कम्युनिस्ट फॉर्म में थी उसको सप्रेस करने के लिए। और जो न्यूली टर्न जो कम्युनिस्ट थे जैसे एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे टांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, सिंगारवेलू चेटियार, गुलाम हुसैन, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको ट्रायल किया जाता है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एम एन रॉय। एम एन रॉय के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो एम एन रॉय जो है वो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, बिल्कुल। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो एम एन रॉय जो होते हैं वो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो फर्स्ट इंडियन बनते हैं जो लीडरशिप धारण करते हैं किसका, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। स्टेटमेंट सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एम एन रॉय का पूरा नाम होता है मानवेंद्र नाथ रॉय, और वो इंडियन रिवोल्यूशनरी रेडिकलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं और फिलोसफर होते हैं वो 20th सेंचुरी के। वो फाउंडर होते हैं मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी एमसीपी के वो फाउंडर होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी फाउंडर होते हैं और फर्स्ट इंडियन होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडिया इन द कांग्रेस। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडिया इन द कांग्रेस का, वो हमें बताने हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1934। Jawaharlal Nehru was founding member of this party. Jayaprakash Narayan was not associated with the Congress Socialist Party. None of the above. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडिया इन द कांग्रेस। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो करेक्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो फॉर्मेशन होता है वो 1934 में होता है और ये एक लेफ्ट विंग ग्रुप होती है, कांग्रेस के अंदर ये होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म किया गया था ये आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट थे, और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे। 1934 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।